हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गर्वित एजुकेशन। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 9th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट फर्स्ट के पोइट्री सेक्शन की सेकेंड पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यह पोयम अंग्रेजी की फेमस पोयम में से एक है। भले ही हम इसे क्लास 9th की बुक में पढ़ रहे हैं, परंतु यह पोयम बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, उसमें भी यह पोयम प्रेस्क्राइब रहता है। तो यह पोयम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, परंतु आज अभी हम इसे क्लास 9th के स्तर पे जाके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोग जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन 1608 टू 1674। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1674 ईस्वी में हो गया। Was born in ब्रेड स्ट्रीट, लंदन। ये लंदन के ब्रेड स्ट्रीट नामक जगह पर पैदा हुए थे। कब हुए थे? ऑन 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608 में। ही वॉज ए वेल नोन प्यूरिटन पोएट। ये एक वेल नोन मतलब फेमस, बहुत प्रसिद्ध प्यूरिटन पोएट थे। कब के? ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध पोएट थे। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया जाता है। वाइडली एक्नॉलेज्ड इसका मतलब इन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। क्या? इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही लॉस्ट हिज आई साइट बट डेवलप्ड हिज इनसाइट टू द मैक्सिमम। यह स्वीकार किया जाता है, यह बृहद रूप में स्वीकार किया जाता है कि ही लॉस्ट हिज आई साइट, कि ये अपना नेत्र की दृष्टि यानी नेत्र दृष्टि, आँखों की रोशनी खो दिए थे। बट डेवलप्ड हिज इनसाइट, लेकिन इन्होंने अंतर्दृष्टि, इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि को क्या किया था? डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था टू द मैक्सिमम, यानी अधिक से अधिक इन्होंने क्या किया था? अंतर्दृष्टि को डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था। भले ही इनका जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था? अपनी अंतर्दृष्टि को, इनसाइट को बहुत ज़्यादा क्या किया था? विकसित कर लिया था। ही कंपोज्ड एल एलेग्रो एल पेंसरेसो। दोस्तों, ये बहुत सारी रचनाओं को लिखे हैं, बहुत सारे कंपोजिशन किए हैं। तो कौन कौन से हैं इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। ही कंपोज्ड एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो 1632, यानी 1632 में इनकी दो रचनाएं आती हैं, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो। इसके बाद आती हैं कॉमस 1634 में। कॉमस भी इनकी फेमस रचना है। तो एक कब आती है? 1634 ईस्वी में। इसके बाद है लिसिडस 1637 ईस्वी में। तो ये सारे जो वर्क्स हैं, जो रचनाएं हैं, ये क्या है? बहुत फेमस हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एल एलेग्रो एल पेंसरेसो 1632 में, कॉमस 1634 में, लिसिडस 1637 में। आगे देखते हैं क्या है। हिज ग्रेट इपिक पोएम। इपिक पोएम को कहते हैं महाकाव्य, यानी बड़ी कविताएं। लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को बोलते हैं इपिक पोएम। तो इनकी कुछ महाकाव्य भी हैं, देख लेते हैं। कौन सा? पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था, 1667 में आया था। एंड पैराडाइज रिगेंड अलॉन्ग विद द प्ले सैमसन एगोनिस्ट। इन्होंने एक प्ले भी लिखा था, नाटक भी लिखा था, उसका नाम क्या है? सैमसन एगोनिस्टिस। वॉज हाईली थॉटफुल। एक कैसी रचना है? बहुत ही थॉटफुल रचना है। थॉटफुल मतलब विचारशील रचना है। एंड ई ओवर लास्टिंग क्रिएशन। ओवर लास्टिंग मतलब चिरस्थायी, जो हमेशा रहने वाला
रचना है, ऐसी रचना है, यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत थॉटफुल हैं। इनकी जो ये रचना है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और समसन एगोनिस्टिस, ये सब क्या है, बहुत थॉटफुल रचनाएं हैं, बहुत विचारशील रचनाएं हैं। एंड ईवर लास्टिंग क्रिएशन, जो कभी खत्म नहीं होती, चिरस्थायी रचनाएं हैं, इतने फेमस है। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, और जो इनके लिखने की स्टाइल थी वो बहुत ग्रैंड थी, ग्रैंड स्टाइल के नाम से जाने जाते हैं, यानी भव्य शैली थी इनकी स्टाइल कैसी थी लिखने की, बहुत भव्य थी। आगे देख लेते हैं क्या है पोएम, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनके पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जब पेट्रार्कन सोनेट, एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट क्या होता है, सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है। ये सोनेट दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट। तो ये पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखते थे। जब कभी हम लोग सोनेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इंग्लिश सोनेट क्या है और पेट्रार्कन सोनेट क्या है। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये जो पोयम है, ये कैसा है, कैसा सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। द ओपनिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। जो सोनेट होते हैं वो 14 लाइन की पोयम होती है, उसके शुरू के 8 लाइन जो पोयम होते हैं, 8 लाइन जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं। वेयर द कंक्लूडिंग 6 लाइन आर कॉल्ड सेस्टेड, और जो कंक्लूडिंग यानी लास्ट के 6 लाइन होते हैं वो उसको बोलते हैं सेस्टेड, उसको बोलते हैं सेस्टेड। यानी 8 और 6 कितने हो गए, 14 लाइन की पोयम होती हैं सोनेट। तो शुरू के जो 8 लाइन होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेव, और जो लास्ट के यानी कंक्लूडिंग लाइन होते हैं उसको बोलते हैं सेस्टेड। दिस सोनेट मतलब ये जो सोनेट हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा सोनेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये सोनेट, इसमें क्या है, इस सोनेट में देखते हैं क्या है। दिस सोनेट डील्स विद द मेंटल कंडीशन व्हेन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई साइट। यह पोयम डील करता है किसके बारे में, मेंटल कंडीशन, यानी मानसिक हालात के बारे में बताता है। किसके, पोएट के, हिज मेंटल कंडीशन, मेंटल यानी पोएट का मेंटल कंडीशन कैसा है, कब, व्हेन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित होना, किससे, आई साइट से। आई साइट से वंचित होने का मतलब ब्लाइंड हो जाना, यानी जब इनके आंखों की रोशनी जब चली गई तो इनकी मेंटल कंडीशन कैसे थे, इनके मानसिक हालात कैसे थे, इनकी मानसिक हालत कैसी थी, इस पोएम में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पोएम, सीधे पोएम की लाइन देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लाइन देखते हैं हम लोग सीधे। वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, वेन आई कंसिडर, कंसिडर मतलब होता है विचार करना, थिंक, कंसिडर मतलब थिंक, टू थिंक। जब मैं विचार करता हूँ, पोएट कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, लाइट का मतलब रोशनी, आंखों की रोशनी, स्पेंड मतलब खर्च हो गया, आंखों की रोशनी खर्च होने का मतलब क्या, कि जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, अर हाफ माई डेज, अर का मतलब बिफोर है, अर का मतलब यहाँ पे बिफोर माई हाफ डेज, बिफोर माई हाफ डेज मतलब उनकी आधी उम्र में ही, आधी उम्र का मतलब जितनी उनकी पूरी उम्र थी उसकी आधी में, यानी जवानी में। जैसे हम लोग जानते हैं कि मिल्टन माना जाता है कि ये 44 की एज में, 44 की एज में पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। जब ये ब्लाइंड हो गए थे तब इन्होंने इस पोयम को लिखा था। तो 44 एज क्या है, उनका हाफ डेज है। तो यही चीज़ पोएट कह रहा है यहाँ पे कि बिफोर हाफ माई डेज, यानी कि आधी उम्र में, जब इनकी आधी उम्र थी यानी 44 साल के थे, तभी इनके आंखों की रोशनी चली गई थी। कहते हैं व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मेरी कि कैसे मेरी आंखें की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, बिफोर हाफ माई डेज, मेरे आधे दिनों में, इन डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो दुनिया कैसी दिखती है, डार्क दिखती है, वाइड दिखती है, बहुत बड़ी दिखती है। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट मतलब प्रतिभा, टैलेंट मतलब प्रतिभा। तो पोएट के अंदर एक टैलेंट था, टैलेंट, वो टैलेंट क्या था, राइटिंग पोएट्री, ठीक है। तो इनके अंदर एक टैलेंट था पोएट्री लिखने का या बहुत सारी रचनाएं करने का। तो ये जो टैलेंट था विच इज डेड टू हाइड, और जिसे क्या हो जाएगा, जब वो ब्लाइंड हो गए तो क्या होगा, वो लिख नहीं पाएंगे।
तो यही सोच रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, विच इज डेड टू हाइड, यानी कि एक जो इनका टैलेंट है इसको छिपाना मृत्यु के समान है। विच इज डेड टू हाइड, यानी जब ये नहीं लिख पाएंगे तो इनके टैलेंट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जो एक मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और जो इनका टैलेंट है इनके अंदर ही रह जाएगा, यूजलेस रह जाएगा, बेकार रह जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट, दो माने यद्यपि, जबकि इनका सोल क्या है, बहुत ज़्यादा बेंट है, झुका हुआ है, झुका होने का मतलब उत्सुक है, ईगर है। दो माई सोल मोर बेंट, किस लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, जबकि इनकी आत्मा जो है बहुत उत्सुक है कि वो क्या कर सके, अपने मेकर का मतलब यहाँ पे गॉड है। मेकर कौन है, यहाँ पे गॉड है। यहाँ पे एम कैपिटल भी लिखा हुआ है, यानी ये गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेकर मतलब बनाने वाला कौन है, गॉड है। तो ये सर्व करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उत्सुक हैं सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अकाउंट, ट्रू अकाउंट मतलब होता है लेखा जोखा, अकाउंट मतलब लेखा जोखा, ट्रू अकाउंट मतलब अपने कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं भगवान के सामने। लेस्ट ही रिटर्निंग, नहीं तो क्या होगा, ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब वो भगवान के पास वापस जाएंगे तो भगवान इनको डांटेंगे। ऐसी बात ये सोच रहे हैं कि जब ये वापस जाएंगे, कुछ अच्छा जीवन में नहीं कर पाए, अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पाएंगे, तो जब ये भगवान के पास जाएंगे तो भगवान इनको चाइड करेंगे। चाइड मतलब डांट फटकार, तो भगवान इनको क्या करेंगे, डांटेंगे। डथ, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, आई फॉन्डली आस्क्ड। पोएट कहता है, यानी जॉन मिल्टन कहते हैं, आई फॉन्डली आस्क्ड, मैं फॉन्डली आस्क यानी प्रेम पूर्वक, फॉन्डली का मतलब शौकवश या प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, पूछते हैं। क्या पूछते हैं क्वेश्चन, डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर डे लाइट डिनाइट। डथ का मतलब यहाँ पे डज से है, ओल्ड इंग्लिश में डथ लिखा जाता था, इसका मतलब आज के समय में डज। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, कि जो भगवान हैं एकदम वैसे ही चाहते हैं, वैसे ही लेबर चाहते हैं, वैसे ही श्रम चाहते हैं, वैसे ही दैनिक श्रम चाहते हैं। किससे, लाइट डिनाइट। लाइट डिनाइट का मतलब जिसकी रोशनी चली गई है, यानी अंधों से, जो ब्लाइंड है उससे भी क्या वो काम करवाना चाहते हैं। यानी पोएट यहाँ पे पूछ रहा है, पोएट फॉन्डली आस्क, पोएट फॉन्डली प्रेम पूर्वक पूछ रहा है कि क्या आप नेत्रहीनों से भी, लाइट डिनाइड इसका मतलब नेत्रहीन, यानी जिसके आंखों की रोशनी चली गई है, उनसे भी क्या आप काम करवाना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं, बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य, या मेरी अंदर की आत्मा, प्रिवेंट मतलब रोकता है। क्या रोकता है, प्रिवेंट दैट मर्मर, जो उनके अंदर चल रहा था, मर्मर चल रहा था। मर्मर मतलब बुदबुदाना, जो अपने से कह रहे थे। सुन रिप्लाइज, अब देखो यहाँ पे सिक्सटेड आ गया, यानी यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन आ चुका है। अब 6 लाइन, यही कंक्लूडिंग लाइन है, दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। शुरू के 8 लाइन में पोएट बहुत कंफ्यूज है, प्रश्न खड़ा कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, अपनी बातें रख रहा है, लेकिन लास्ट के कंक्लूडिंग 6 लाइन में, जिसे सिक्सटेड कहते हैं, उसमें उत्तर दे रहा है अपने से ही। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, भगवान को गॉड डथ मतलब डज, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, भगवान को आदमी के कार्य की जरूरत नहीं है। भगवान इतना समर्थ है कि उसे किसी के कार्य की जरूरत नहीं। जैसे पोएट यहाँ पे चाह रहा था कि मैं अपना क्या अकाउंट प्रस्तुत करूँगा, अब क्या खाता प्रस्तुत करूँगा भगवान के सामने, जो मेरा एक टैलेंट है वो मर जाएगा, मैं नहीं लिख पाऊँगा, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे अब रिप्लाई मिल रहा है उसके क्वेश्चन का कि गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, भगवान को किसी आदमी के कार्य की जरूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो उसे किसी तरह के उपहार की जरूरत है, गिफ्ट्स की जरूरत है भगवान को। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज किया गया है, मेटाफर यूज किया है। मतलब योक मतलब होता है बोझ, या योक मतलब होता है तकलीफ,
माइल्ड योक मतलब एक तरह से सहनी बोझ, यानी यहाँ पे जो माइल्ड योक है एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज किया गया है, यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि जीवन की जिम्मेदारियाँ जो बहुत कठिन नहीं है, सहने लायक है, माइल्ड है, वो जो कोई भी उसे बियर करता है, सहता है। यानी भगवान ने जो कुछ भी हमको जिम्मेदारियाँ दिया है, हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योक, यानी जो भगवान के द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों को सहन करता है, बियर करता है, क्या है, दे सर्व हिम द बेस्ट, वही क्या होता है, भगवान की सच्ची सेवा करता है। हिम किसके लिए आया है यहाँ पे, हिम गॉड के लिए आया है, यानी भगवान की सेवा वही करता है अच्छे से, कौन, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो भगवान के द्वारा दिए गए कार्यों को या जो कुछ भी कठिनाइयाँ जीवन में हैं उसको हम सहते जाते हैं, करते जाते हैं, निभाते जाते हैं, तो वही क्या है, दे सर्व हिम द बेस्ट, वही भगवान की सच्ची सेवा करता है। आगे भगवान के बारे में कह रहा है पोएट, क्या कह रहा है, हिज स्टेट इज किंगली, यानी जो भगवान का स्थिति है, उनकी जो दशा है वो कैसी है, किंगली है, राजा महाराजाओं जैसा है। यानी भगवान जो है हम लोगों के राजा हैं, हम लोग, हम ह्यूमन बीइंग्स या जो भी क्रिएचर्स है इस धरती पर, वो सब क्या है, प्रजा है। हिज स्टेट इज किंगली, जो भगवान की स्थिति है वो राजाओं जैसी है, राजा है वो। हम लोग सोल हैं तो भगवान ओवर सोल हैं, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। आगे कह रहा है पोएट, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग मतलब होता है इशारे पर, आज्ञा पर। भगवान के एक इशारे पे, यानी कितने थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग क्या करते हैं, एंड पोस्ट ओवर मतलब यानी पोस्टपोन करके, अपने कामों को पोस्टपोन करके, कहाँ से, लैंड से, ओशन से, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए धरती से, बिना आराम किए लैंड से, समुद्र से लोग क्या कर रहे हैं, दौड़े दौड़े, बिडिंग स्पीड, यानी इनकी आज्ञा को मानने के लिए हजारों लोग धरती से, समुद्र से बिना आराम किए इनके एक इशारे पर काम करने के लिए तैयार हैं। भगवान को हमारे काम की ज़रूरत नहीं है, अगर भगवान इशारा केवल कर दें तो हजारों लोग धरती से, समुद्र से, हर जगह से इनकी सेवा में आ जाएंगे, वो भी बिना रेस्ट किए। आगे पोएट की कंक्लूडिंग लाइन ये है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। एक कहते हैं, पोएट कहते हैं कि दे आल्सो सर्व, वो भी भगवान की सेवा करते हैं, कौन, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्टैंड रहते हैं यानी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अब वेट इंतजार करते हैं, जो खड़े होकर अपनी बारी का धैर्य के साथ इंतजार करते हैं कि भगवान हमको जो कोई भी कार्य देंगे, हमें जब मौका मिलेगा तो हम भगवान की सेवा करेंगे। तो यहाँ पे यही पोएट कह रहा है, जो शुरू में बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या अकाउंट प्रस्तुत करूँगा, मैं क्या लेखा जोखा प्रस्तुत करूँगा, मैं तो अंधा हो गया हूँ, तो मैं कैसे सेवा करूँगा, तो उसका आंसर यहाँ पे पोएट खुद दे रहा है, दे आल्सो सर्व, वो भी भगवान की सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो अपनी बारी का धैर्य पूर्वक इंतजार करते हैं, खड़े रहकर इंतजार करते हैं। तो ये थी सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट बाई जॉन मिल्टन की ये पोएम थी पैराडाइज लॉस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको पोएम समझ में आई होंगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।